हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आप सबने बीडब्ल्यू का 2 सेशन तो अटेंड कर ही लिया। एक पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एंड दूसरा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम हमारा एक्चुअल मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स। व्हाट इज डीसी? डीसी इज डायरेक्ट करंट वाले सर्किट्स। डायरेक्ट करंट मतलब दोस्तों वहां पे सब इन फेज रहता है, राइट? देयर इज नो टाइम टू टाइम चेंजेस इन द करंट फ्लोइंग। बट हम यहाँ पर डीसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उससे ज्यादा हम जानने वाले हैं कि जो सर्किट में एलिमेंट्स यूज होते हैं, कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोलो या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बोलो, वो सब जो यूज होते हैं वो किस तरह सर्किट पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनके होने की वजह से सर्किट पे किस तरह का असर पड़ता है, कौन सी चीज कम होती है, कौन सी चीज ज्यादा होती है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सर्किटल एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों मेन, दैट इज आर, एल एंड सी। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स रेफर टू कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्यूटेशन जो जरूरी होते हैं अननोन क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, सच एज वोल्टेज, करंट एंड पावर। अभी हमारे सर्किट में 3 चीज अननोन हो सकती है, दैट इज वोल्टेज, करंट एंड पावर एसोसिएटेड विद इट। ये 3 चीजों को निकालने के लिए जब हम सर्किट्स का एनालिसिस करते हैं, देन हमें जो वैल्यूज आती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट का इम्पैक्ट किस तरह होने वाला है, राइट दोस्तों? ओके, कमिंग टू हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हम इसमें पढ़ने वाले, दैट इज नथिंग बट हमारा रेजिस्टर। दोस्तों व्हाट इज रेजिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोल दो दोस्तों। अगर एलिमेंट बोला तो भी आप समझ जाना, दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू कंपोनेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे रेजिस्टर इज अ डिसिपेटिव एलिमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिसिपेटिव? इसके अंदर जो भी करंट जाता है, देयर आर सम काइंड ऑफ लॉसेस एंड वो लॉस को हम डिसिपेशन बोलते हैं। दैट इज कोई भी लॉस है, पावर का लॉस है, एनीथिंग, उसको हम डिसिपेशन बोलते हैं। दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट इन एनी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाए, उसके अंदर जो भी करंट जाएगा, थोड़ा सा करंट वो खा जाएगा एंड वो खाया हुआ करंट को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टर को डिसिपेटिव एलिमेंट बोला गया है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट इन एनी डायरेक्शन, द लॉ गवर्निंग। अभी ये जो रेजिस्टर का जो जितना वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं उतना करंट फ्लो होता है। देन इसके ऊपर एक लॉ बनाया गया, दैट लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना भी वोल्टेज रहेगा दैट विल बी इक्वल टू हमारा R इंटू आई। क्या दोस्तों, हमारे R इंटू आई को वो इक्वल रहेगा, है ना? अभी ये R इंटू आई, ये जो कंसेप्ट है ना, ये दोस्तों बहुत लिमिटेड है। अब आप बोलोगे लिमिटेड क्यों? आपको याद है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाइड till the temperature remains same। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है हमारा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना पड़ता है। नाउ रेजिस्टर कैन बी रिगार्डेड एज अ लीनियर ओनली विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। इसको मैं लीनियर सिर्फ एक लिमिट्स तक ही बोलूंगी दोस्तों। कुछ लिमिट होंगी जिधर हम बोलेंगे उसको, आउटसाइड विच द बिहेवियर बिकम्स नॉन लीनियर। वो लिमिट के अंदर लीनियर रहेगा, मतलब जितना जैसे जैसे, अगर मैं ऐसे ग्राफ बना लूं V और I का, तो जैसे जैसे मेरा V बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा I बढ़ेगा, लेकिन एक स्पेशल लिमिट तक, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। उसके बाद वो नॉन लीनियर बिहेवियर दिखा सकता है, वो या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे ऐसे कैसे भी वो जा सकता है। ठीक है दोस्तों, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इंक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो फॉर्मूला। व्हाट यहाँ पे RT किसके लिए दोस्तों? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एक गिवन टेम्परेचर पे RT का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे R0 किसके लिए? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नॉट टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट दोस्तों। नाउ अभी ये पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। एंड व्हाट इज दिस स्मॉल t? दिस इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। एंड ये वाला कंसेप्ट लगाने के बाद जो आपको R मिलता है वो आप फर्दर यूज करते हो। तो जो कितना पावर हमारा रेजिस्टर खाता है, दैट इज कितना उसको पावर लगता है,
दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हमारा पावर का फॉर्मूला दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। एंड देन फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम वोल्टेज की जगह, ये वोल्टेज की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, R इंटू आई, है ना। तो R इंटू आई, जैसे मैं पुट V इक्वल टू R इंटू आई, तो जैसे मैं यहाँ पुट करूंगी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले में बदलाव आ जाएगा एंड इतना वॉट। ठीक है दोस्तों, ये तीन हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप आप सबको याद हो। नाउ कमिंग टू द रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये तो आप सबको पता है, वो इस फॉर्मेट में रहता है। यहाँ पे उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे उसका एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट का ओम, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब रेजिस्टर की कहानी हो गई। रेजिस्टर में ओम्स लॉ रहता है, V इक्वल टू R है फॉर्मूला, पावर ये तीन पावर के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि एक रेजिस्टर को कितनी पावर की जरूरत पड़ती है। एंड ये कुछ सर्टेन लिमिट तक लीनियर बिहेवियर दिखाता है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक ये लीनियर बिहेवियर दिखाता है। जैसे ही आगे जाता है इसका लीनियर बिहेवियर वाला टेम्परेचर और कंडीशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब था रेजिस्टर के बारे में। अब इसके बारे में जो भी चीज आपको याद रखनी है दैट इज सिर्फ इतना कि रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम, रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड R से रिप्रेजेंट करने के बाद दिस इज नथिंग बट ये हीट एनर्जी जनरेट कर देता है वो कंपोनेंट में। अब चाहे एक वायर का रेजिस्टेंस हो या एक बल्ब का रेजिस्टेंस हो या एक फैन का रेजिस्टेंस हो। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग टू हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर ये दो और कंपोनेंट है सर्किट में जो हमें लगाने हैं हमारे पूरे BW में, एंड उसका रोल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आपको समझिए। तो पहले हम लोग जान लेते कि एक्चुअली ये सब होते क्या है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आपको किसका कंप्लीट डिटेल दिख रहा है, दैट इज कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते, कैपेसिटर इज नथिंग बट टू टर्मिनल एलिमेंट। क्या होता है दोस्तों, ये दो टर्मिनल वाला एलिमेंट है that has the capability of energy storage। इसकी क्या कैपेबिलिटी होती है दोस्तों, ये एनर्जी स्टोरिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, it has two terminals and it helps in the energy storage in electric field। the law governing the well, अभी इसमें कौन सा लॉ लगता है जो VI रिलेशन को गवर्न करता है, उससे हमें मिलता है I इक्वल टू C इंटू DV बाई DT। ये वाला हमें लॉ मिलता है इसके द्वारा, जो हमें कैपेसिटर में अब लगता है, दैट इज I इक्वल टू C dV बाई DT। ओके, अब कैपेसिटर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऐसे दो लाइन बनाओगे सेम हाइट के एंड आजू बाजू उसके कनेक्शंस। यूनिट क्या है कैपेसिटर का, फैराड। अब कैपेसिटर क्या है, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ऐसे आजू बाजू दो प्लेट लगे रहते हैं, उसके अंदर एक मीडियम होता है जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब हम पॉजिटिव साइड से वोल्टेज देंगे तो पॉजिटिव करंट वो पॉजिटिव एनर्जी स्टोर करेगा, जब हम नेगेटिव साइड से देंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी स्टोर करेगा। तो कितना स्टोर करेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एनर्जी तो स्टोर कर रहा है बट कितना कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज जनरली डिपेंडेंट ऑन वी राइट द वोल्टेज अप्लाई। इसके लिए यहाँ पे एक रिलेशन बनता है दैट Q मतलब हमारा चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। सो Q की जगह ये आ जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटा देंगे, इक्वल टू C लगा देंगे। हमने लोअर क्लासेस में देखा था बट आपको अभी वो डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि कैपेसिटर में करंट इससे दिया जाता है एंड एक चार्ज स्टोर्ड का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस पे एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, बस वो कर लेते हैं, देन आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शुरू करती हूँ मैं, यहाँ पे हमें हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि जो हमारा करंट होता है दैट इज इक्वल टू DQ बाई DT। इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कौन से करंट की बात कर रही हूँ, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे मैं Q की जगह अगर मैं C इंटू वी डाल दूं तो ये C इंटू वी अपॉन DT हो जाएगा, राइट दोस्तों। एंड C इंटू वी अपॉन DT होने के बाद हम C बाहर ले लेंगे क्योंकि C तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर और ये dV बाय DT। ये हमारा करंट का ये हो गया रिप्रेजेंटेशन या फिर डेरिवेशन बोल दो इसको। ठीक है दोस्तों, अभी DT यहाँ डिवाइड करें, इसको यहाँ भेज देते हैं।
आई इंटू डी टी इक्वल टू सी इंटू डी वी। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको यहाँ भेज दिया। अब थोड़ा सा इधर हमें अपना 12th का मैथमेटिक्स कंसेप्ट लगाना है, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है दोस्तों, हमें इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 टू t, क्योंकि करंट जो है वो टाइम के साथ बढ़ेगा कम होगा, राइट। यहाँ पे ये c इंटू डी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा v आ जाएगा इस साइड। ठीक है दोस्तों, स्टेप वाइज कर देती हूँ मैं आप सबके लिए। हम यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। एक मिनट, c कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका, फिर ये हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर देती हूँ मैं, v इंटू सी इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t i इंटू डी टी। ओके, एंड ये c यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से हमें वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, 1/c, एंड फिर इसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो ये किस तरह आया है। एंड देन इससे हमें क्या समझता है कि जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटली नहीं चेंज होता। हम इधर करंट कैसे इंस्टेंटली चेंज होता है टाइम के साथ, वैसे ही वोल्टेज इंस्टेंटली नहीं चेंज होता। इसके लिए तो अगर वो इंस्टेंटली नहीं चेंज होता तभी तो उसमें इंटीग्रेशन आया है दोस्तों। इंस्टेंटेनियस इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दे दो। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लो ये कोई प्रोसेस है, तो मुझे जानना है कि इस टाइम पे कितना वोल्टेज था, इस टाइम पे कितना कौन सी चीज थी, तो हमें नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस नहीं है। अभी स्पीड, मुझे जानना है कि यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ पे क्या स्पीड था, तो यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि स्पीड एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है, राइट। लेकिन वैसे ही वोल्टेज नहीं निकाल सकती। मुझे वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल कंडीशन एंड आउटर कंडीशन दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? ओके, नाउ ये पता होने के बाद हम जो भी हमारा वैल्यू रहता है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने कैलकुलेट कर लिया, आप सबने लिख लिया ये। ओके, तो यहां से हमें समझता है कि v इज इक्वल टू 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ i dt। ठीक है, एंड द वोल्ट, इससे हमें ये समझता है कि वोल्टेज is not dependent on is not instantaneous। ठीक है दोस्तों, इससे आपको समझ गया कि वोल्टेज इज नॉट इंस्टेंटेनियस। अब हमें वोल्टेज मिल गया तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमारा एनर्जी की। एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों, एनर्जी निकालने के लिए यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमें पता है, दैट इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। ठीक है, बट ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। हम इसको जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू डेल डी टी। ओके दोस्तों, P इंटू डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू P इंटू डी टी। अब आपको तो पता है ये P क्या होता है दोस्तों, फटाफट बता दो मुझे। P इज पावर, है ना। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन, पावर का फॉर्मूला इज V इंटू आई इंटू डी टी, है ना। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला होता है
पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P फॉर पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। बस मैंने उसकी जगह उसकी पुटिंग कर दी। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, जब मैंने उसको पावर की जगह मैंने उसको फॉर्मूला V इंटू आई लिख दिया, तो मुझे एक चीज यहाँ पे कुछ दिख रही है, क्या, ये जो I इंटू डी टी है वो किसको इक्वल है, C इंटू डी वी को, है ना। यहाँ देखो, यहाँ हमने निकाला है I इंटू डी टी किसको इक्वल है, C इंटू डी वी को। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन C इंटू डी वी। और ये जो पहले का V है उसको भी हमें इंक्लूड करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट दोस्तों। तो उसको फटाक से हम इंक्लूड कर देते हैं। एक मिनट दोस्तों, उसको बस एडजस्ट कर दे। ओके तो वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे दोस्तों। सॉरी फॉर द ग्लिच, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू सी इंटू डी वी, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, c, और ये क्योंकि c तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, फिर v इंटू डी वी हो जाएगा, एंड इससे हमें मिलेगा c v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो इससे हमें एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इधर तक आपका कैलकुलेशन है, आपको मिल चुका है कैपेसिटर का एनर्जी स्टोरेज का किस तरह निकालना है, एंड दैट इज हियर। एंड इससे आपको दो चीज यहाँ पे आपकी कैपेसिटर की मिल चुकी है, दैट इज एनर्जी स्टोरेज एंड वोल्टेज किससे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो ये सारी कंसेप्ट्स। एक करेक्शन दोस्तों, यहाँ पे टी आएगा, मैंने गलती से आई लिखा था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दैट इज इंडक्टर। क्या दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या है, इंडक्टर है, एंड इट इज अ टू टर्मिनल स्टोरेज एलिमेंट इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये क्या है दोस्तों, आगे है फोटोग्राफ्स में, आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी। जो इंडक्टर होता है ना दोस्तों, वो दो टर्मिनल उसके बीच में वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है। एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करके रखा है ना। तो दो V और I रिलेशन इसका कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन लाइक दिस। जो V और I रिलेशन है वो इस तरह दिया जाता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, इंडक्टर्स के पास बहुत सारे टर्न्स होते हैं, वो एक वायर होता है जिसके ऊपर ऐसे बहुत, सोलेनॉइड आपने सुना है ना, सोलेनॉइड वैसे ही स्ट्रक्चर रहता है इंडक्टर का, इन शॉर्ट वही इंडक्टर बोला जाएगा उसको। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो करंट उसके अंदर से पास हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, द करंट पासिंग थ्रू इट। इसके लिए यहाँ पे देखो एक रिलेशन लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। एंड ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने इक्वल टू एल लगा दिया, वेर फाई, इसको साई बोलो, आई गेस साई बोलते हैं फाई, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। साई इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एल इज द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, ठीक है दोस्तों। वो एल क्या, इंडक्टेंस, वो बताता है कि भाई कितना मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब जैसे उस वाले में हमने एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटेंस का जैसे हमने निकाला ना कि कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, CV स्क्वायर बाई 2, एंड वोल्टेज किस तरह निकालना है, वैसे हम इसका यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले इंडक्टेंस का भी सेम तरीके से। तो चलो इसको भी फटाफट कैलकुलेट कर ले, लेकिन इंडक्टेंस में हम करंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे ना, कि कितना करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता था कि वहां पे क्या दिया हुआ था, मेंशन V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी, है ना। आपको ये मेंशन था वहां पे, dt को उस साइड भेज दो तो ये V इंटू डी टी हो जाएगा इक्वल टू L इंटू डी आई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर है आपको, V इंटू डी टी इक्वल टू L इंटू डी आई। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग अगेन, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स, ठीक है। सो हियर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू किस साइड, सिर्फ आई आ जाएगा। आई लिखो या कैपिटल छोटा आई लिखो, हम छोटा आई लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने करंट को वो लेके रखा है ना, छोटे आई से रिप्रेजेंट।
एंड इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t v इंटू डी टी, हमें कुछ इस तरह अपीयरेंस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है दोस्तों, दैट इज i का जो वैल्यू है यहाँ पे इंटू एल है, तो ये l यहाँ मल्टीप्लाई करा नीचे जाके डिवाइड, तो जब मैं इसको रीअरेंज कर दूंगी तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे 1/l रहेगा स्टार्टिंग में। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो कि रीअरेंज करने के बाद करंट का वैल्यू किस तरह आया है, हमने वो लिखा, फिर ये dt को मैंने यहाँ भेज दिया इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, यहाँ पे ये 0 टू t इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेट होकर डायरेक्ट करंट का वैल्यू आ गया, करंट का वैल्यू आने के बाद ये l मैंने नीचे भेज दिया, दैट्स इनफ, ये चीज यहाँ तक ही होती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग, अब इसका एनर्जी पार्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एनर्जी पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है उसमें। तो एनर्जी पार्ट भी अगेन सिंपल है ना, टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करने के लिए वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी टी, राइट। अभी p की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, v इंटू आई इंटू डी टी। अब आपने v इंटू डी टी यहाँ कहीं देखा है ना, उसकी जगह आप l इंटू डी आई लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू एल इंटू डी आई, ये दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया है ना, देन i इंटू डी आई एल बाहर आ जाएगा, i इंटू डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड देन ये क्या आ जाएगा, आई एल इंटू आई स्क्वायर, राइट, आई स्क्वायर बाय 2। तो इसे आप वर्क निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि जब कैपेसिटेंस होता है तो कैपेसिटेंस में करंट इन कैपेसिटेंस करंट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें थी जो इंडक्टेंस के रिलेटेड थी। यहाँ पे इसका कुछ छोटा सा डेरिवेशन था, डेरिवेशन भी नहीं बोल सकते, जस्ट एक बेसिक सा चीज था जहाँ पे आपको अप्लाई करना था। इंटीग्रेटिंग किया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया, यहाँ इंटीग्रेट होके पूरा छोटू सा आई बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट था एल, वहां पे उसको मैंने नीचे भेज दिया और रीअरेंज कर दिया गया। तो इस तरह आपने कैपेसिटेंस का भी देख लिया एंड इंडक्टेंस का भी देख लिया, राइट दोस्तों। ये कैपेसिटेंस का था एंड इधर इंडक्टेंस का था। एक और चीज है दोस्तों जो हमने मिस आउट किया है, दैट इज नॉट मिस आउट किया, आई इंटेंशनली लेफ्ट, आपको एक साथ एक्सप्लेन करना था। देखो दोस्तों, जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तब हमें एक कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, एक कांस्टेंट मिलता है, एक, एंड वो कांस्टेंट का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है अपने क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए कांस्टेंट सॉरी दोस्तों हाँ, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए कांस्टेंट VC। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए कांस्टेंट VC। जो VC का वैल्यू है वो जनरली 0 होता है दोस्तों। क्या होता है, जनरली 0 होता है VC का वैल्यू। इसके लिए हम उसको बार बार मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग रहता है ना तब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं स्टोर रहता ना, एकदम इनिशियल में, मतलब एकदम नया नया जब हम कैपेसिटेंस आता है उसमें कोई चार्ज नहीं स्टोर रहता। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तब उसमें कोई चार्ज स्टोर होता है। तो ये क्लियर है आपको। एंड सिमिलरली जैसे कैपेसिटेंस में VC है, क्योंकि यहाँ पे हमने वोल्टेज निकाला है, वैसे ही इंडक्टेंस में रहने वाला है IC। इसमें रहने वाला है IC। ठीक है, एंड IC भी 0 रहता है स्टार्टिंग में, इसलिए हम उसको आगे कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, वहां से भी आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। एंड इसके बाद हम हमारे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, एंड दोनों का एक सर्टेन रेजिस्टेंस होगा, एक रुकावट होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक न्यू टर्म है इम्पीडेंस नाम का। व्हाट इज दिस इम्पीडेंस? देखो, जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रहे वो ना कुछ रुकावट डालने की कोशिश करता है सर्किट में, तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। और जब आपका रेजिस्टर रुकावट डालने की कोशिश करता है
तब आप उसको इम्पिडेंस नहीं एक स्पेशल नाम देते हो, दैट इज रेजिस्टेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो दोस्तों व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक ऐसा अरेंजमेंट होता है अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, जैसे कि रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसको इस तरह अरेंज किया जाता है कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अननोन वैल्यू है, वोल्टेज अननोन है, करंट अननोन है, रेजिस्टेंस अननोन है, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। एंड इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स। ब्रॉड डिविजन है दोस्तों, और भी डिविजन है बट ये ब्रॉड वंस है जो हम यूज करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप सबको पता ही है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो हो रहा है, आइदर वो वोल्टेज सोर्स से फ्लो हो या करंट सोर्स से फ्लो हो, राइट दोस्तों। एंड ये चीजें हम आगे जाके अपने जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें यूज करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो दीदी आगे जाके, लेकिन उससे पहले मेरा काम है ना आपका एक्चुअल बेसिक्स ब्रश अप करना। तो मैंने आपका बेसिक यहाँ तक था, यहाँ तक मैंने ब्रश अप कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिलेटेड डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह सॉल्व होगा, राइट दोस्तों। टिल देन यहाँ तक सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेशंस को याद करते रहिए। एंड यही नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ, तो ये वाले नोट्स आप अभी अपने साथ मेरे साथ बना लीजिए, या फिर नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। तब तक ये चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।